स्वागत है स्टूडेंट्स आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त फलन के बारे में। क्लास 12th का पहला चैप्टर जो है उसको मैंने कुछ भागों में बांटा है। उसी के तहत आज हम पहले वीडियो लेक्चर में हम संयुक्त फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स इसी चैप्टर के जो और टॉपिक है वो आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो संयुक्त फलन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ फलन और फलनों के प्रकार के बारे में, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था। इसका एक क्विक रिकैप हम कर लेते हैं, फिर हम संयुक्त फलन की परिभाषा, गुणधर्म और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण, हम एक एक उदाहरण पर विचार करेंगे कि ये फलन है या नहीं है। फलन हम किसे कहेंगे? कोई समुच्चय ए से बी में फलन एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है जिसमें ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। दो समुच्चय हमें दिए जाएंगे ए और बी, और फलन जो होगा वो ए से बी पर एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होगा। संबंधों के बारे में आपने पढ़ा है, ए के अवयवों को बी के अवयवों को मिलाने पर हमें संबंध प्राप्त होते हैं। ऐसा संबंध होगा जिसमें ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर हम दो बातें नोट कर सकते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, और दूसरी बात है जो प्रतिबिंब होगा वो अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय होने का मतलब एक अवयव के एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो आइए हम इन दोनों महत्वपूर्ण बातों के आधार पर इन उदाहरणों को चेक करते हैं। पहला उदाहरण है जिसमें समुच्चय ए में 4 अवयव है ABCD और बी में है 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें क्या इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिल रहा है, तो आपका जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि इसका अवयव जो डी है उसका कोई प्रतिबिंब नहीं है। क्योंकि ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि फलन जब ए से बी पर परिभाषित होता है तब हम उसको इस तरीके से लिखते हैं f(a to b), जहां fx इक्वल टू y। ये जो x होते हैं ये समुच्चय ए से अवयव इसमें रखे जाते हैं और y उनके संगत प्रतिबिंब होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर कहा जाए कि ए का प्रतिबिंब 1 है। आइए अब हम दूसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। दो बातें हमें चेक करनी है कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, और दूसरी बात ए के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में है, पर यहाँ अगर हम गौर करें तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो अवयव है ए उसके कितने प्रतिबिंब है? यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो इसके 2 प्रतिबिंब है। एक का प्रतिबिंब 1 भी है और एक का प्रतिबिंब 3 भी है। तो क्या ये फलन होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक के एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब है। परिभाषा में हमने पढ़ा था कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तो ये भी फलन नहीं है। तीसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में मिल रहा है, यस मिल रहा है। क्या ए के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है? यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रत्येक अवयव से एक ही तीर चल रहा है, एक ही प्रतिबिंब यहाँ पर है, तो यस ए से बी में अगर कहा जाए तो ये फलन है। अगर मैं इसका नाम डालूं एफ। चौथे उदाहरण पर हम विचार करते हैं। ए के अवयवों के प्रतिबिंब हमें देखने, क्या सभी के मिल रहे हैं? यस। स्टूडेंट्स ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, यहाँ हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर ए का एक ही प्रतिबिंब है, बी का भी एक ही प्रतिबिंब है, सी का भी एक ही प्रतिबिंब है और डी का भी एक ही प्रतिबिंब है। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है और हर अवयव का एक एक प्रतिबिंब है, यानी अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए यह भी एक फलन है। अगर मैं इसका नाम डाल दूं जी। स्टूडेंट्स एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम फलन को समझते हैं। एक फलन है f जो कि n से n में है। n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और उस पर एक फलन परिभाषित है fx इक्वल टू x²। अब आप बता सकते हैं कि n में जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स। ये जो फलन है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एक मशीन है। इस मशीन में हम ये जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें से हम x की वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे अगर मैंने इसमें x की वैल्यू पुट करी इधर से और मशीन में से बाहर निकलेगा तो 1 का स्क्वायर होके निकलेगा, यानी कि 1। अगर इसमें 2 पुट करेंगे मशीन में तो 2 का स्क्वायर होके निकलेगा, क्योंकि fx क्या है? x², यानी कि इससे क्या निकलेगा? 4। अगर इस मशीन में 3 डालेंगे तो जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर होके निकलेगा। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जैसा भी फलन होगा वैसा ही काम उसमें हो जाएगा। तो ये अगर 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर इससे प्राप्त होगा। अब हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार के बारे में। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। स्टूडेंट्स हम फलनों के प्रकार क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। 4 प्रकार के फलन हमने वहां पर पढ़े थे, एकेकी, बहुएकेकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी। पहले हम बात करते हैं उदाहरण
उदाहरण नंबर 1 की। इस उदाहरण में अगर हम देखें, आपको एकेकी की परिभाषा याद होनी चाहिए। कोई फलन एकेकी या वन वन कब कहलाएगा? यदि ए के अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब हो तो वह एकेकी कहलाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है। 1 का प्रतिबिंब है ए, 2 का प्रतिबिंब है बी, 3 का प्रतिबिंब है डी और 4 का प्रतिबिंब है सी। F1 जो फलन यहाँ पर दिया हुआ है वो एकेकी। दूसरा उदाहरण, यहाँ पर अवयव 1 का जो प्रतिबिंब है वो है ए और अवयव 2 का प्रतिबिंब है वो भी है ए। तो यहाँ पर दो अलग अलग अवयव है 1 और 2 जो समुच्चय ए में है, वो दोनों तो बराबर नहीं है लेकिन उनके जो प्रतिबिंब है वो बराबर है। ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे बहु एकेकी, मैनी वन। स्टूडेंट्स, बहु एकेकी की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि समुच्चय ए में x1 नॉट इक्वल टू x2 परंतु फिर भी fx1 बराबर fx2 मिल रहा हो, ऐसे फलन को हम बहु एकेकी फलन कहते हैं। तीसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। यह फलन बहु एकेकी है क्योंकि 1 की और 2 की दोनों की इमेज a मिल रही है। यह आच्छादक फलन है। आपको याद होगा आच्छादक फलन हम किसे कहेंगे? यदि समुच्चय b के प्रत्येक अवयव का a में पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा हो तो वह आच्छादक फलन होता है। समुच्चय b के अवयव, जैसे अगर मैं a को देखूं तो इसके पूर्व प्रतिबिंब मुझे 2 नजर आ रहे हैं, 1 और 2। बी का मिल रहा है 3, सी का मिल रहा है पूर्व प्रतिबिंब 4। प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब हो, भले ही ज्यादा मिल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। ऐसे फलनों को हम आच्छादक फलन कहेंगे। अगर इस उदाहरण नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर अवयव बी और ई के पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये फलन आच्छादक नहीं है। जो फलन आच्छादक नहीं होते वो अंतःक्षेपी होते हैं या इनको कहा जाता है इनटू। ऐसे ही हम उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। यह जो फलन है ये एकेकी है, अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान। साथ ही यह फलन आच्छादक भी है क्योंकि बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यहाँ आपको याद रखना है कि कोई भी फलन एकेकी और बहु एकेकी एक साथ नहीं हो सकते। इसी प्रकार आच्छादक और अंतरक्षेपी भी एक साथ नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें यह याद रखना है कि जो आच्छादक फलन होता है उसके लिए सह प्रांत और परिसर बराबर हो जाते हैं। जब कभी हमें आच्छादक फलन की जांच करनी हो तब हम सह प्रांत और परिसर को देखेंगे। अगर ये बराबर होते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये आच्छादक फलन है। समुच्चय ए यहाँ पर प्रांत कहलाता है, समुच्चय बी सह प्रांत कहलाता है और समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंबों का जो समुच्चय है वो परिसर कहलाता है। जैसे इस उदाहरण में ए, बी और सी तीनों समुच्चय ए के इन्हीं अवयवों के प्रतिबिंब है, इसलिए यहाँ पर परिसर जो है उसमें अवयव आएंगे ए बी सी। परिसर और सहप्रांत दोनों यहाँ पर बराबर है। अगर ये दोनों समुच्चय बराबर हो जाते हैं तो फलन आच्छादक कहलाता है। परिसर की परिभाषा हम इस तरीके से दे सकते हैं। परिसर जो होगा वो प्रतिबिंबों का समुच्चय होगा, उसको हम एफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ए, बी और सी ये समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब है। ए 1 का और 2 का दोनों का प्रतिबिंब है, बी 3 का प्रतिबिंब है और सी 4 का प्रतिबिंब है यानी F4। इस प्रकार ये जो प्रतिबिंबों का समुच्चय हुआ ये परिसर कहलाता है। परिसर की परिभाषा हम इस रूप से भी लिख सकते हैं कि Fa इक्वल टू Fx, x का प्रतिबिंब कहलाता है Fx, जहाँ पर x की वैल्यूज कहाँ से आएगी? A से आएगी। स्टूडेंट्स, परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज और सह प्रांत को इंग्लिश में कहेंगे कोडोमेन, प्रांत को कहते हैं डोमेन। कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं, उनके प्रांत, सह प्रांत और परिसर देखेंगे। पहला उदाहरण यहाँ पर लिया है मैंने तत्समक फलन का। तत्समक फलन FR2R है। fx इक्वल टू x होता है तत्समक फलन। यहाँ पर आप तत्समक फलन का ग्राफ देख सकते हैं क्योंकि 1 की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज 2 होगी, इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके का हमें प्राप्त होता है। इस ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं यहाँ पर प्रांत तो बन गया R, सह प्रांत बन गया R। यहाँ पर R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। परिसर कहलाएगा प्रतिबिंबों का समुच्चय। जो यहाँ पर हमें वैल्यूज मिल रही है, इन पॉइंट्स का जो सेट है वो परिसर कहलाएगा। हम यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि y की वैल्यू कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है या फिर 0 भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर परिसर R होगा। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि प्रत्येक अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होगा। हम कह सकते हैं कि ये फलन क्या है? एकेकी है, क्योंकि यहाँ पर सह प्रांत और परिसर बराबर है, इसलिए ये फलन आच्छादक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं अचर फलन का या कांस्टेंट फंक्शन का, FR2R और fx इक्वल टू c। c जहाँ पर कोई कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो ये 2 इकाई है तो fx इक्वल टू c जो होगा इसका वक्र
एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त होगी। यह बहु एकेकी फलन है क्योंकि 1 और 2 इक्वल नहीं है, परंतु इनकी जो इमेज है वो इक्वल है और वो है सी। तो यह बहु एकेकी फलन है। प्रांत यहाँ पर आर हो जाएगा यानी डोमेन, सह प्रांत कोडोमेन हो जाएगा आर, और परिसर हम देखते हैं कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब केवल एक ही अवयव हमें मिल रहा है, वो है सी। तो यहाँ पर जो परिसर होगा उसमें एक ही अवयव होगा, वो होगा सी। यहाँ हम देख सकते हैं कि सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं। किसी भी फलन में परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि उपसमुच्चय है। यह अंतरक्षेपी फलन है, यह बराबर नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है, और जो फलन आच्छादक नहीं होते वो अंतरक्षेपी होते हैं। तीसरे उदाहरण की अगर हम बात करें FR2R, यह fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बहुपद फलन का उदाहरण है। अगर हम इसका ग्राफ देखें, यहाँ पर हम प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिख सकते हैं। प्रांत यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टली R, सह प्रांत हो जाएगा R। परिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम देखें कि y की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, तो ये 0 से लेकर के पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट, 0 शामिल है, इनफाइनाइट शामिल नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R प्लस यूनियन 0। ग्राफ को देखने से हमें लग रहा है कि यह फलन एकेकी फलन नहीं है, क्योंकि अलग अलग अवयवों के समान प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। 1 की इमेज है 1 और f-1 है, वो है 1। तो यह फलन बहु एकेकी फलन है, और क्योंकि यहाँ पर परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं है, इसलिए यह अंतरक्षेपी फलन है। चौथा उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। यह भी एक बहुपद फलन है FR2R, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ अगर हम देखें इसका ग्राफ बनाने के लिए, अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, 0 पर 0 होगा, 1 पर 1 होगा, 2 पर 8 होगा, तो यहाँ हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू तेजी से बढ़ती जाती है, और नेगेटिव में जब हम रखेंगे तो ऋणात्मक में तेजी से बढ़ती जाएगी। तो इसका ग्राफ इस तरीके का प्राप्त होता है। यहाँ प्रांत हम देख सकते हैं, प्रांत होगा इसका R, सह प्रांत होगा R, और परिसर की अगर हम बात करें तो ये क्या क्या मान ग्रहण कर सकता है, तो 0 से लेकर के पॉजिटिव में कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, ऋणात्मक में भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर परिसर भी क्या है R। सह प्रांत और परिसर बराबर है, अतः यह फलन आच्छादक है। या हम ये भी देख सकते हैं कि यह फलन एकेकी है, क्योंकि x की अलग अलग वैल्यूज के लिए फलन से अलग अलग मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यह फलन एकेकी है और ये आच्छादक भी है। एक उदाहरण हम और देखते हैं, इसके बाद हम संयुक्त फलन पढ़ेंगे। मापांक फलन या मॉड्यूलस फंक्शन FR2R, इसकी परिभाषा होती है fx इक्वल टू मॉड x। आपको पता होगा कि मॉड x जो मापांक फलन है, इसको निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी इसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो इसकी वैल्यू x होती है, और जब x लेस देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू माइनस x होती है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इस तरीके से प्राप्त होता है। यहाँ प्रांत और सह प्रांत हम लिख सकते हैं R और R। परिसर की बात अगर की जाए तो ये 0 से लेकर के पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू ग्रहण कर सकता है, तो इसका परिसर हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, क्लोज्ड इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। या फिर हम इसको भी लिख सकते हैं R प्लस यूनियन 0। यहाँ अगर एकेकी और बहु एकेकी की बात की जाए तो यह फलन 1 पर वैल्यू देता है 1 और -1 पर भी वैल्यू देता है 1, तो यह बहु एकेकी फलन है। दूसरी बात, यहाँ पर परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन अंतरक्षेपी फलन है या इनटू फंक्शन है। बहु एकेकी को कहते हैं मैनी वन, तो यह मैनी वन इनटू फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फलनों का संयोजन या संयुक्त फलन क्या होता है। एक आसान से उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं। ये जो उदाहरण मैंने लिखा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि संयुक्त फलन की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर समुच्चय A और B और C जो तीनों समुच्चय लिखे हैं, उनमें हम देखते हैं कि 2 जो अवयव है उसका F प्रतिबिंब 3 है, और जो अवयव समुच्चय B का है 3, उसका G प्रतिबिंब 7 है। इसी प्रकार 3 का F प्रतिबिंब 4 है और 4 का G प्रतिबिंब 7 है। 4 का F प्रतिबिंब 5 है और 5 का G प्रतिबिंब 11 है। 5 का F प्रतिबिंब 5 है और 5 का G प्रतिबिंब 11 है। अब हम अगर यहाँ गौर से देखें, समुच्चय A के अवयवों को हम X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो समुच्चय B के जो अवयव है वो उनके F प्रतिबिंब है, यानी उन्हें Fx से प्रस्तुत किया जाए। इसी प्रकार समुच्चय B से C पर फलन परिभाषित है G, Fx का G प्रतिबिंब हो जाएगा G ऑफ Fx। अब अगर हम समुच्चय A के अवयवों को समुच्चय C के अवयवों से हम जोड़ना चाहें, अवयव 2
7 से जुड़ा होगा। यानी कि अगर यहाँ पर बात की जाए तो x का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर वो प्राप्त होगा g ब्रैकेट fx। अगर हम a से c पर एक नया फलन परिभाषित करें तो यहाँ पर उस फलन के अंतर्गत x का प्रतिबिंब g ब्रैकेट fx है। तो जिस तरीके से इन फलनों के नाम f और g है, तो वो जो नया फलन होगा उसी को हम f और g का संयुक्त फलन कहते हैं और उसको हम GOF लिखते हैं। GOF जो फलन होगा वो a से c पर परिभाषित होगा, यानी कि उसमें जो x अवयव है ये समुच्चय a से प्राप्त होगा और इसका जो आंसर मिलेगा यानी कि ये g ब्रैकेट fx ये मिलेगा हमें समुच्चय c में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो नया फलन बना है उसे हम f और g का संयुक्त फलन कहते हैं। अगर मैं उपरोक्त उदाहरण की बात करूं और अगर हमें अवयव 2 का इस संयुक्त फलन के अंतर्गत प्रतिबिंब देखना है जिसको मैं GOF कह रहा हूं, तो हम उसको इस तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसे GOF किस अवयव का ज्ञात करना है हमें 2 का, तो हम इसको इसी परिभाषा से लिखेंगे g ब्रैकेट fx यानी g ब्रैकेट f2। इस 2 की f इमेज है 3 यानी f2 की वैल्यू है 3, तो हम इसमें लिखेंगे 3। यहाँ पर आगे हमें पता है कि 3 का g प्रतिबिंब है 7 यानी g3 की वैल्यू है 7। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अवयव 2 अवयव 7 से जुड़ा होगा। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर GOF लिखना हो और उसे अगर मैं समुच्चय रूप में लिखूं तो अवयव 2 का प्रतिबिंब मिलेगा उधर 7। इसी प्रकार 3 का प्रतिबिंब है 4 और 4 का प्रतिबिंब है 7, तो 3 का मिलेगा 7। 4 का प्रतिबिंब है 5 और 5 का प्रतिबिंब है 11 यानी 4 11। 5 का प्रतिबिंब है 5 और 5 का है 11, तो 5 से 11 संबंधित होगा। इस तरीके से हम GOF लिख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 फलन हमारे पास है। एक फलन तो है f वो a से b पर परिभाषित है और दूसरा फलन है g वो b से c पर परिभाषित। तो इनका संयुक्त फलन जो होगा उसका नाम हम डाल रहे हैं यहाँ पर GOF और वो a से c पर परिभाषित होगा। उस फलन के अंतर्गत समुच्चय a के किसी अवयव x का प्रतिबिंब हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे g ब्रैकेट fx, जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया। यहाँ पर जो x है, यहाँ अगर मैं कहूँ कि यहाँ x बिलोंग्स टू a। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, GOF आवश्यक नहीं कि हमेशा परिभाषित हो, इसके लिए एक शर्त का पालन होना जरूरी है और वो ये है कि जो फलन f का जो परिसर है यानी कि इसके प्रतिबिंबों का समुच्चय, अगर हम यहाँ पर देखें f का परिसर होगा समुच्चय 3 4 5, वो समुच्चय g के प्रांत, g का प्रांत है b, उसका सबसेट हो या फिर उसके बराबर हो। तो हम लिखेंगे GOF परिभाषित होने के लिए आवश्यक शर्त f का परिसर सबसेट हो या फिर बराबर हो g का प्रांत। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि f का परिसर है 3 4 5 और g का प्रांत है b और ये इसका सबसेट है। तो f का परिसर या तो सबसेट हो या फिर बराबर हो। तो ये है उदाहरण नंबर 1। इसमें समुच्चय A दिया हुआ है 1 2 3, समुच्चय B है 4 5, समुच्चय C है 7 8 9। फलन f A से B पर परिभाषित है और फलन G B से C पर निम्न प्रकार से परिभाषित है। f1 की वैल्यू 4, f2 की वैल्यू 4, f3 की वैल्यू 5, g4 की वैल्यू 8 है, g5 की वैल्यू 9 है। तो हमें GOF ज्ञात करना है। क्योंकि फलन f A से B पर परिभाषित है, G B से C पर परिभाषित है, तो GOF जो होगा वो A से C पर परिभाषित होगा। अब हम GOF ऑफ x निकालेंगे तो इसकी परिभाषा थी g ब्रैकेट fx। यहाँ पर जो x है वो समुच्चय A से आएगा। समुच्चय A के अवयवों के प्रतिबिंब हम निकालें। समुच्चय A का अवयव ले लेते हैं हम 1, तो इसकी परिभाषा से हो जाएगा g ब्रैकेट f1 और f1 की वैल्यू हमें यहाँ से लिखनी है 4। अब बन गया g4 की वैल्यू है 8। इस तरीके से हमें 1 का GOF प्रतिबिंब प्राप्त हो गया 8। दूसरा हम निकालते हैं GOF समुच्चय A का ही दूसरा अवयव है 2, g ब्रैकेट f2। प्रश्न में f2 की वैल्यू दी हुई है 4, तो हम लिखेंगे g ऐसा का ऐसा और इसकी वैल्यू 4। g4 की वैल्यू वापस से आ जाएगी 8। और अब हम निकालते हैं GOF 3, तो g ब्रैकेट f3। यहाँ से हम देख सकते हैं कि f3 की वैल्यू है 5 और ये बन गया g5 की वैल्यू है 9। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 की इमेजेस निकाल ली। तो अब हम लिख सकते हैं कि GOF जो होगा वो होगा 1 की इमेज 8, 2 का भी 8 और
3 का प्रतिबिंब 9। तो हम इस तरीके से हम GOF परिभाषित कर सकते हैं। GOF फलन को आरेख द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण 2, यदि f R2R fx इक्वल टू sin x तथा g R2R gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो GOF और FOG ज्ञात कीजिए। यहाँ जो R लिखा हुआ है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने F और G पर फलन परिभाषित किया था GOF, उसी तरीके से हम FOG भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, GOF जो होगा वो इस तरीके से प्रदर्शित होगा। समुच्चय F का प्रांत है R, सह प्रांत है R, और G का प्रांत है R और सह प्रांत है R। F का जो परिसर है, यहाँ अगर हम x की वैल्यूज पुट करेंगे तो sin x की जो वैल्यूज आएगी, sin x फलन का जो परिसर होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 होता है, यानी कि F का जो परिसर होगा ये -1 से 1 होगा, जो कि R का सबसेट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर GOF परिभाषित है। और दूसरा चित्र में बनाता हूँ FOG। इस चित्र से हम देख सकते हैं कि FOG जो होगा, इन दोनों चित्रों में अंतर हम समझ सकते हैं। यहाँ पर G फलन पहले लिखा है और F बाद में लिखा है। G फलन का प्रांत है R और सह प्रांत है R। तो प्रांत के अवयव x का प्रतिबिंब GX होगा और GX का F प्रतिबिंब होगा F ब्रैकेट GX। यहाँ पर जो FOG होगा वो भी R से R परिभाषित होगा। यहाँ पर हम दोनों ही फलनों की परिभाषा से हम GOF और FOG ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं GOF ज्ञात करता हूँ, GOF ऑफ x। तो सीधा सा तरीका है G ब्रैकेट FX, और FX की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर प्रश्न में sin x, तो G sin x। अब हम देखते हैं कि GX इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फलन G क्या करता है, कोई भी अवयव होता है तो उसका स्क्वायर कर देता है। तो यहाँ पर अवयव है sin x, तो इसका स्क्वायर ये कर देगा, यानी कि वैल्यू हमें मिलेगी sin स्क्वायर x। तो ये हमें फलन प्राप्त हुआ GOF। अब हम दूसरा निकालते हैं FOG ऑफ x। परिभाषा से हम ये लिख सकते हैं कि F ब्रैकेट GX होगा ये, और GX की वैल्यू यहाँ से लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, तो बाहर F ऐसा कैसा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि F ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें देखना है कि फलन FX जो है वो x की वैल्यू देता है sin x, तो इसी प्रकार एक्स स्क्वायर की वैल्यू देगा sin x स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो FOG और GOF दोनों मिले हैं, दोनों वैल्यू अलग अलग है। ये sin स्क्वायर x है और ये sin x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि GOF नॉट इक्वल टू FOG। ये संयुक्त फलनों का एक गुणधर्म भी है कि सामान्यतया GOF और FOG बराबर नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3। F फलन दिया हुआ है n से z पर और fx इक्वल टू 2x। दूसरा फलन है g z से q पर और gx इक्वल टू x प्लस 1/2। हमें FOG और GOF ज्ञात करना है। परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि GOF जो फलन होगा वो किससे किस पर परिभाषित होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर चित्र के रूप में आप जमा करके देखेंगे, इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर हम GOF ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो GOF परिभाषित होने के लिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि फलन F का जो परिसर है वह सबसेट होना चाहिए G का प्रांत। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि F का परिसर क्या होगा। F का प्रांत है N और सह प्रांत है Z, और FX दिया हुआ है 2x। तो अगर हम 1 की इमेज देखें तो वो आएगी दुगनी होके 2 की इमेज आएगी 4, 3 की इमेज आएगी 6। तो जो प्रतिबिंबों का समुच्चय बनेगा वही परिसर है। तो यहाँ परिसर बनेगा 2, 4, 6 और इसी प्रकार। और G का प्रांत यहाँ हम देख सकते हैं कि Z है। क्या ये सत्य है? 2, 4, 6 एंड सो ऑन, सम संख्याओं का जो समुच्चय है, क्या पूर्णांकों के समुच्चय का उपसमुच्चय है? यस। तो यहाँ पर GOF परिभाषित होगा और हम GOF ज्ञात करके बताते हैं। GOF ब्रैकेट x, इसकी वैल्यू हो जाएगी G ब्रैकेट FX, और FX की वैल्यू यहाँ से लिखता हूँ मैं 2x। तो G बाहर ऐसा कैसा, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 2x।
अब हम फलन g को देखते हैं कि g x की वैल्यू होती है x प्लस 1/2। यहाँ जो भी होगा x है तो x में 1 जोड़ करके 2 का भाग देना है, तो यहाँ जो भी है उसमें 1 जोड़ करके 2 का भाग देना है, यानी कि 2x प्लस 1 और पूरे में 2 का डिवाइड। तो ये हमें GOF प्राप्त हो गया। अब हम FOG के बारे में विचार करते हैं। इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। पहले मैंने G लिखा है और फिर F लिखा है, क्योंकि हमें GOF ज्ञात करना होता है तो पहले हम F लिखते हैं और फिर G लिखते हैं। इसी प्रकार अगर हमें FOG ज्ञात करना है तो पहले मुझे G लिखना होगा फिर F। अब हम देखते हैं यहाँ पर G जो फलन है वो वैल्यू देता है gx इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। अगर यहाँ पर किसी भी पूर्णांक के लिए निकालूं मैं, अगर मैं 0 के लिए निकालूं तो वैल्यू होगी 0 प्लस 1/2 यानी 1/2। तो ये 1/2 इसमें मिलेगा। इसी प्रकार 1 का प्रतिबिंब निकालेंगे तो 1 प्लस 1/2 का 1। इसी प्रकार हम सभी पूर्णांकों के लिए यहाँ पर अवयव लिख सकते हैं। यहाँ पर भी उसी तरीके की शर्त का पालन होना चाहिए। यहाँ पर G का परिसर और F का प्रांत, उनमें ये संबंध होना चाहिए कि G का परिसर सबसेट होना चाहिए या बराबर होना चाहिए F का प्रांत। F का प्रांत यहाँ पर N है, और अगर हम G के परिसर की बात करें तो उस परिसर में प्रतिबिंबों में क्या क्या मिल रहे हैं, हमें 1/2 मिला, 1 मिला और बटे 2 वाली संख्याएं हमें मिलेगी। तो क्या समुच्चय n के सबसेट में इस तरीके के अवयव होंगे 1/2, 1, 3/2 इस टाइप के? नहीं होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर FOG परिभाषित नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल। पहला प्रश्न है, यदि f R2R और G R2R दो फलन दिए गए हैं तो हमें FOG और GOF ज्ञात करना है। तो इसमें 4 प्रश्न हैं, उनमें से हम एक प्रश्न हल करके देखते हैं, क्योंकि बाकी प्रश्न आसान है, आप आसानी से कर सकोगे। एक प्रश्न को आप समझना है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर FOG और GOF दोनों यहाँ पर परिभाषित है, क्योंकि जो दोनों फलन है वो R से R पर परिभाषित है, और जो फलन हमें दिए गए हैं 2x प्लस 3 एक बहुपद फलन है और x² प्लस 5 यह भी एक बहुपद फलन है। तो इनके जो परिसर होंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय ही होंगे, यानी कि यहाँ पर FOG और GOF दोनों परिभाषित है। तो हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर पहले FOG ज्ञात करके बताता हूँ मैं। FOG x परिभाषा से हम इसको ऐसे लिखेंगे F ब्रैकेट GX की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे, वो है x² प्लस 5। अब यहाँ पर समझना है हमें कि fx क्या है। fx है 2x प्लस 3। यहाँ जो भी होता है उसका दुगना होकर के 3 जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर होगा f x² प्लस 5 की जो वैल्यू होगी इसका दुगना प्लस 3 होगा, यानी कि 2x² प्लस 5 प्लस 3। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकते हैं 2x², 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये हमें प्राप्त हो गया FOGX। दूसरा हम ज्ञात करते हैं GOFX। G ब्रैकेट fx होगा, ये fx की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे इसमें। fx की वैल्यू है 2x प्लस 3। और अब यहाँ पर हमें सोचना है कि gx क्या है। gx है x² प्लस 5। यहाँ जो भी होगा तो उसका स्क्वायर करके 5 जोड़ना है। तो यहाँ है 2x प्लस 3, तो इसका स्क्वायर प्लस 5। इसको हम थोड़ा सा हल कर सकते हैं। होल स्क्वायर को लेंगे तो ये होगा 4x² प्लस 2ab से बनेगा ये 6 इंटू 2 12x प्लस 9 प्लस 5। इसको हम आगे हल करेंगे तो 4x² प्लस 12x प्लस 9 और 5 13। तो ये हमें प्राप्त हो गया GOF। इस तरीके से हम FOG और GOF ज्ञात कर सकते हैं, और इसके चारों ही प्रश्नों में FOG और GOF परिभाषित होंगे, क्योंकि चारों ही प्रश्नों में वास्तविक फलन दिए गए हैं। क्योंकि अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। यदि समुच्चय A है जिसके अवयव है ABC, समुच्चय B है जिसके अवयव है UVW, तथा समुच्चय तथा फलन F A से B पर परिभाषित है, समुच्चय G B से A पर निम्न प्रकार से परिभाषित हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फलन है वो समुच्चय रूप में दिए गए हैं, F और G इस प्रकार से दिए गए हैं। हमें FOG और GOF ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले मैं इनको आरेख रूप में बना करके आपको प्रदर्शित करता हूँ। यहाँ फलन f को मैंने समुच्चय a से b पर जो परिभाषित है इस तरीके से लिखा है। तो अगर यहाँ से देखा जाए कि a का प्रतिबिंब है v, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मिला दूंगा। b का प्रतिबिंब है u, तो इसको u से मिला देंगे। c का प्रतिबिंब है w, तो इसको w से मिला देंगे। यहाँ पर इसको मिला देते हैं b से। v का प्रतिबिंब है a, तो v का प्रतिबिंब v को a से मिला देंगे और w का प्रतिबिंब है c। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले फलन का जो परिसर है f का परिसर वो है b, क्योंकि u v w f का परिसर प्रतिबिंबों का समुच्चय अगर हम देखेंगे तो वो है b। और g का जो प्रांत है, g का प्रांत वो भी है b, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर जो GOF होगा वो परिभाषित होगा और वो होगा a से a पर, इसका नाम हो जाएगा GOF। और GOF की वैल्यूज क्या होगी हम यहाँ से देख करके भी बता सकते हैं और हम हर अवयव की GOF इमेज निकाल करके भी बता सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ GOF जो फलन होगा ये a से a पर परिभाषित होगा। अब GOF x हमें लिखना है तो हम a के अवयव यहाँ पर लिखेंगे। a का पहला अवयव लिख दिया मैंने स्मॉल a, इसकी वैल्यू निकालनी तो g ब्रैकेट f a की वैल्यू है v, यहाँ से देख सकते हैं a की वैल्यू है v, ये पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा gv। v का g प्रतिबिंब है a, यहाँ से भी देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा a। इस प्रकार से हम GOF b का प्रतिबिंब है u, g ब्रैकेट fb हो जाएगा और fb की वैल्यू है u, b का प्रतिबिंब है u, तो g ब्रैकेट में आ जाएगा u और u की g इमेज या u का g प्रतिबिंब हम यहाँ से देख सकते हैं वो होगा b। चित्र में भी देख सकते हैं हम u का g प्रतिबिंब है b, तो ये b प्राप्त हो गया हमें। इसी प्रकार से हम GOF c निकालेंगे तो g ब्रैकेट FC, FC का मतलब c का f प्रतिबिंब और वो है w, तो g ब्रैकेट w। अब है w का g प्रतिबिंब, तो हम यहाँ से देख सकते हैं w का g प्रतिबिंब है c, तो ये c प्राप्त हो गया। हम चित्र से भी देख सकते हैं w का प्रतिबिंब है c। इस प्रकार से अगर हम GOF देखें तो GOF को हम लिख सकते हैं a का प्रतिबिंब हमें मिला, यहाँ से आप देख सकते हो a का प्रतिबिंब मिला a, तो a, b का प्रतिबिंब मिला b, तो b, और c का प्रतिबिंब मिला c, तो हम लिखेंगे क्रमिक युग्म cc। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं GOF। अब हम देखते हैं कि FOG को प्रदर्शित करने के लिए हमें पहले G लिखना पड़ेगा, फिर हम F लिखेंगे। तो G फलन B से A पर परिभाषित है, यहाँ हम देख सकते हैं। तो पहले B समुच्चय लिखा है फिर A लिखा है। F फलन A से B पर परिभाषित है, तो पहले A और फिर B लिखा है। अब हम इनके प्रतिबिंबों को मिला सकते हैं यहाँ आसानी से। G फलन जो दिया हुआ है उससे हम देख सकते हैं U की इमेज है B, V की इमेज है A और W की इमेज है C। तो हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। F प्रतिबिंब अगर हम देखें समुच्चय A के अवयवों के, तो A का प्रतिबिंब है V, B का प्रतिबिंब है U और C का प्रतिबिंब है W। B से B पर जो परिभाषित संयुक्त फलन होगा उसका नाम होगा FOG। स्टूडेंट्स हमें याद रखना है कि यहाँ पर बाद वाला फलन पहले लिखा जाएगा FOG। अब FOG जो होगा वो B से B पर परिभाषित होगा, यानी कि जब हम FOG निकालेंगे अवयवों के तो ये अवयव समुच्चय B में से आएंगे। समुच्चय B के अवयव है U, F ब्रैकेट GU। अब यहाँ GU की वैल्यू हम देख सकते हैं। U का G प्रतिबिंब देखना है, U का G प्रतिबिंब है B, तो F ब्रैकेट B लिख सकता हूँ मैं, और FB यानी कि B का F प्रतिबिंब ये B रहा और F प्रतिबिंब होगा इसका U। इसी तरीके से हम FOG B के और अवयव लेते हैं, दूसरा अवयव ले लेते हैं V, तो F ब्रैकेट GV G के अंतर्गत V का प्रतिबिंब है A, तो ये A लिख दिया।
एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब है वी, तो ये वी आ गया। इसी प्रकार से हम एफ ओ जी डब्ल्यू करेंगे, तो एफ ब्रैकेट जी डब्ल्यू हो जाएगा। एफ जी डब्ल्यू, जी के अंतर्गत डब्ल्यू का प्रतिबिंब है सी, तो ये सी लिख दिया मैंने। और एफ का प्रतिबिंब, एफ के अंतर्गत सी का प्रतिबिंब है डब्ल्यू। इस तरीके से ये हल होगा, इसलिए हम यहाँ पर एफ ओ जी को हम क्रमित युग्मों के रूप में लिख सकते हैं। यू का प्रतिबिंब यू, यानी यू यू, वी का प्रतिबिंब वी, तो यहाँ वी वी क्रमित युग्म, और तीसरा हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू। तो इस तरीके से हम एफ ओ जी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक प्रश्न हम इसका और हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फलन एफ आर प्लस से आर प्लस पर है, फलन जी आर प्लस से आर प्लस पर है। निम्न प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स। तो जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात कीजिए, क्या ये तुल्य फलन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्योंकि आर प्लस धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है और उसका वर्ग अगर किया जाएगा तो धनात्मक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी, और अगर वर्गमूल भी लिया जाएगा तब भी हम धनात्मक वास्तविक संख्या ही लेंगे। एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों यहाँ परिभाषित होंगे। पहले हम दोनों ज्ञात करते हैं, फिर हम देखेंगे क्या ये तुल्य फलन है। तो पहले मैं जी ओ एफ एक्स ज्ञात करता हूँ, तो जी ब्रैकेट एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है, डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब हमें ध्यान देना यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ एक्स होता है तो उसका रूट हो जाता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका भी रूट हो जाएगा, यानी कि ये एक्स स्क्वायर का रूट, तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी हमें एक्स। इसी प्रकार अगर हम एफ ओ जी एक्स निकालें तो एफ ब्रैकेट जी एक्स लिखेंगे, एफ ब्रैकेट जी एक्स की वैल्यू है रूट एक्स। एफ एक्स देखना है कि एक्स की वैल्यू होती है, तो यहाँ एक्स होता है तो वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर, यानी वर्ग हो जाता है, यानी कि यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा वापस एक्स। दोनों स्थितियों में हम देख सकते हैं कि जो जी ओ एफ होगा वो भी आर प्लस से आर प्लस पर ही परिभाषित होगा, और एफ ओ जी जो होगा वो भी आर प्लस से आर प्लस पर ही परिभाषित होगा। आप इसको करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हमें देखना है कि हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों ही एक्स वैल्यू दे रहे हैं, तो फलन के रूप में तो ये बराबर है, पर क्या ये तुल्य फलन है। तो तुल्य फलन हम तभी हम कह सकते हैं दो फलनों को। तुल्य फलन के लिए यहाँ पर 3 शर्तों का पालन होना चाहिए। पहला, दोनों के प्रांत समान हो, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों के प्रांत आर प्लस है जो कि समान है। दूसरी बात, दोनों के सह प्रांत समान हो, तो यहाँ हम सह प्रांत भी देख सकते हैं कि सह प्रांत भी आर प्लस है। और तीसरी बात, अगर मैं जी ओ एफ एक्स की बात करूं और एफ ओ जी एक्स की बात करूं, तो ये इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। जो प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव के लिए बराबर होना चाहिए, जो कि ये बराबर होगा ही सही। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों फलन तुल्य फलन है। हम कहेंगे कि यस, हाँ, जी ओ एफ और एफ ओ जी तुल्य फलन है। तो स्टूडेंट्स, आशा है आज के वीडियो को देख करके आप इसी प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों का हल कर सकते हैं और उदाहरणों का भी हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों का हल और संयुक्त फलनों के कुछ गुणधर्मों के बारे में। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।